बैक स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को डिस्कस किया था, जैसे कि अगर कोई ग्रुप है इवन ऑर्डर का तो उसके पास ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे जो कि सेल्फ इन्वर्स मिलेंगे। फिर इसका हमने कन्वर्स डिस्कस किया। कन्वर्स क्या था कि अगर कोई ग्रुप है जिसमें एक एलिमेंट हमको मिल रहा है नॉन आइडेंटिटी जो कि सेल्फ इन्वर्स है, तो ग्रुप क्या हो जाएगा, इवन ऑर्डर का ग्रुप हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हमारे ग्रुप का ऑर्डर 5 या 5 से कम है तो इट कैन नेवर बी ए नॉन अबेलियन ग्रुप, इट विल ऑलवेज बी अबेलियन। ठीक, तो 5 ऑर्डर तक के कोई भी नॉन अबेलियन ग्रुप्स हमें नहीं मिलते हैं। और उसके बाद अगर नॉन अबेलियन ग्रुप की बात हो तो वो 6 ऑर्डर का हमने आपको बता रखा है। सिमेट्रिक ग्रुप ऑन 3 सिम्बल्स दैट इज़ S3। ठीक, उसे हमने विद एग्जाम्पल 2 बाइजेक्टिव मैप लेके दिखाया था कि F कंपोजिट जी कंपोजिट F के बराबर नहीं होगा। ठीक, अब उसी क्रम में जो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप या ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो ये कुछ खास नहीं है, ये बेसिकली क्या होता है कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के बीच में एक स्पेशल टाइप का मैप होता है जिसे हम लोग ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैप भी कहते हैं। ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैप। अब इसकी सिग्निफिकेंस ये होती है कि मान लीजिए हमको एक ग्रुप के बारे में पता है और दूसरे ग्रुप का नेचर हमें नहीं पता है, तो अगर हम उनके बीच में एक होमोमॉर्फिज्म कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तो इसकी मदद से, इस होमोमॉर्फिज्म की मदद से, इस पहले वाले ग्रुप की मदद से हम दूसरे वाले ग्रुप के बारे में कुछ जानकारियाँ, पूरी नहीं बट कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये एक तरह से क्या करता है कि दो ग्रुप के बीच में करिस्पॉन्डेंस बनाता है। उसमें हमें एक ग्रुप के बारे में पता होता है, दूसरे ग्रुप के बारे में कम जानकारी होती है या नहीं पता होता है। तो अगर हम होमोमॉर्फिज्म इस्टेब्लिश करने में सक्सेस हो जाते हैं, या होमोमॉर्फिज्म का ही एक स्पेशल टाइप होता है आइसोमॉर्फिज्म, तो वो क्या करता है, आइसोमॉर्फिज्म का मीन्स एकदम 3D इमेज, जैसे मैं हूँ तो मेरी सेम इमेज, मेरी क्लोनिंग, तो वो क्या कहलाएगी, मेरी आइसोमॉर्फिक इमेज कहलाएगी। तो अगर होमोमॉर्फिज्म है तो सिर्फ कुछ ही प्रॉपर्टीज़ प्रिजर्व रहती हैं, लेकिन अगर आइसोमॉर्फिज्म हो जाता है हमारा होमोमॉर्फिज्म तो सारी प्रॉपर्टीज़ प्रिजर्व हो जाती हैं दो ग्रुप्स के बीच में। मीन्स अगर दो ग्रुप है इनके बीच में एक होमोमॉर्फिज्म बन जाए तो ग्रुप के सिंबल्स भले अलग अलग दिखें, ग्रुप के एलिमेंट्स की शक्ल भले अलग अलग हो, लेकिन प्रॉपर्टीज़ सारी सेम होंगी। तो कह सकते हैं कि एक तरह से ये अलजेब्रा का सेंट्रल पॉइंट है होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म की स्टडी से काफ़ी चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं। तो चलिए पहले हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं क्या होता है होमोमॉर्फिज्म। ये कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, तो इसे आपको ध्यान से पढ़ना है। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप इसीलिए नाम दे दिया क्योंकि अभी हम लोगों को रिंग होमोमॉर्फिज्म भी पढ़ना होता है जो कि 4th यूनिट में है, इसीलिए, या सिर्फ आप होमोमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं बट प्रिसाइज होगा कि आप ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहें। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म तो ये कुछ नहीं होता है, एक मैप होता है दो ग्रुप्स के बीच में। तो पहले दो ग्रुप को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। लेट G1 O1, O1 is binary operation of G1 and G2 O2 be any two group, ठीक। फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, डजेंट मैटर, हम होमोमॉर्फिज्म हमेशा डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने दो ग्रुप ले लिया G1 O1 एंड G2 O2, देन a map F from G1 to G2, F from G1 to G2 is called homomorphism, या ग्रुप होमोमॉर्फिज्म is said to be homomorphism if बस ये एक कंडीशन होती है कि अगर F क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है A-O-1 B पर, भाई A और B G1 के एलिमेंट होंगे और G1 पर ऑपरेशन O1 है तो A और B के बीच में O1 लगेगा। अब अगर ये मैप क्या हो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, A पर अलग चला जाए, B पर अलग चला जाए। अब ये जो FA और FB हैं ये
F अप्लाई होने के बाद G2 में आ जाएंगे, क्योंकि कोडोमेन G2 है और G2 का ऑपरेशन क्या है, O2 है, और इनके बीच में क्या आ जाए, O2 आ जाए। फॉर ऑल AB, ये हर एक AB के लिए ट्रू होना चाहिए G1 के। ठीक, तो बस यही एक कंडीशन है। एक तरह से इसे हम लीनियर मैपिंग भी कह सकते हैं, लीनियर मैपिंग भी कह सकते हैं। अ लीनियर मैपिंग विच प्रिजर्व ऑपरेशन, O1 को कहाँ भेज दे रहा है, O2 पर भेज दे रहा है, A को FA पर और B को FB पर। तो इसीलिए हम लोग इसे ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैप भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैप, ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैप। ठीक, तो ये अगर कोई मैप इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा। अब इसमें कुछ छोटे छोटे नामकरण हैं, नॉमेनक्लेचर है कि स्पेशल टाइप का कुछ अगर होमोमॉर्फिज्म हो तो उसको क्या नाम दिया जाता है, तो उसको लिख लेते हैं हम लोग। सम बेसिक डिफिनीशंस, सिर्फ नाम ही रखना है। अगर मान लीजिए कि हमारा जो होमोमॉर्फिज्म है वो G1 से G2 में है और वो 1-1 हो जाए, इस इंजेक्टिव मैप हो जाए, तो ऐसे होमोमॉर्फिज्म को मोनोमॉर्फिज्म कहा जाता है। सम डिफिनीशंस, सम डिफिनीशंस, पहला क्या है, इफ होमोमॉर्फिज्म F from G1 to G2 is इंजेक्टिव, इंजेक्टिव मीन्स 1-1। ठीक, अगर ये 1-1 हो जाता है, भाई मैप ही है 1-1 हो सकता है, तब इसे कहा जाता है देन F is called मोनोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म। ठीक, इसे क्या कहेंगे, मोनोमॉर्फिज्म कहेंगे। अब अगर मान लीजिए ऑन-टू हो जाता है, इफ अ होमोमॉर्फिज्म F from G1 to G2 इज सर्जेक्टिव, सिर्फ सर्जेक्टिव हो जाए, देन F is called एपीमॉर्फिज्म। बस इनका नामकरण कर दिया गया है, इसमें कोई मैथ्स नहीं है, एपीमॉर्फिज्म। ठीक, अब अगर मान लीजिए दोनों हो जाए, इफ F is 1-1 एज वेल एज ऑन-टू, 1-1 मीन्स इंजेक्टिव एज वेल एज ऑन-टू मीन्स सर्जेक्टिव, दैट इज बाइजेक्टिव। अगर ये होमोमॉर्फिज्म बाइजेक्टिव हो जाए तो हम लोग इसे आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। देन F is called आइसोमॉर्फिज्म, देन F is called आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक, अगर मान लीजिए कि किसी दो ग्रुप के बीच में जो मैप है वो होमोमॉर्फिज्म है वो बाइजेक्टिव हो जाता है तो वो आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है। एंड इन दिस केस G1 and G2 are called isomorphic. In this case G1 is said to be isomorphic to G। पढ़ने का तरीका है isomorphic to G2 and denoted by, और इसे डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाई, इसको G1 isomorphic G2 ऐसे दिखाया जाता है। ठीक, और कुछ डिफिनीशंस हैं। मान लीजिए जो होमोमॉर्फिज्म है वो सेम ग्रुप से सेम ही ग्रुप में है, मीन्स दोनों तरफ एक ही ग्रुप है। इफ F फ्रॉम G to G कोई एक ही ग्रुप है, ये होमोमॉर्फिज्म है, ये होमोमॉर्फिज्म, देन F is called इंडोमॉर्फिज्म। तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडोमॉर्फिज्म कहते हैं। और कुछ डिफिनीशन है, मान लीजिए F G to G इज आइसोमॉर्फिज्म हो जाए, भाई ये भी तो पॉसिबिलिटी है। इज आइसोमॉर्फिज्म मीन्स ये होमोमॉर्फिज्म भी हो
और बाइजेक्टिव भी हो जाए एज आइसोमॉर्फिज्म, देन अब इसको सेम से सेम में होने के कारण इस आइसोमॉर्फिज्म को हम लोग स्पेशली ऑटोमॉर्फिज्म कहने लगते हैं। देन इफ इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म, देन इफ इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक, तो ये सारे बस नामकरण है, आपको याद रखना है, यूज़ करते करते याद हो जाएगा, कोई स्पेशली बैठ के याद नहीं करना है, बस आप ऐसे सिंपली जानिए। होमोमॉर्फिज्म है दो ग्रुप के बीच में, अगर वो इंजेक्टिव हो गया तो मोनो मतलब एक होता है ना, तो मोनो ऑनटू हो गया तो एपी, बाइजेक्टिव हो गया तो आइसोमॉर्फिज्म, सेम से सेम में होमोमॉर्फिज्म है तो उसे इंडोमॉर्फिज्म कहा जाता है, और अगर सेम से सेम में होमोमॉर्फिज्म है इसके साथ वो बाइजेक्टिव भी हो जाता है तो ऐसे होमोमॉर्फिज्म को ऑटोमॉर्फिज्म कहा जाता है। ठीक, अब हम लोग होमोमॉर्फिज्म की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़, जो कोई भी आर्बिट्रेरी होमोमॉर्फिज्म होगा वो उसको सेटिस्फाई करेगा, उस चीज़ को प्रूव करेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ कभी कभी एग्जाम्पल अगर दिया होता है, चेक करना होता है कि दिया गया मैप होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है, तो उसमें मदद करता है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज़ मैं बताऊंगा ये हर एक होमोमॉर्फिज्म को सेटिस्फाई करना पड़ता है। अगर इनमें से कोई एक सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये जो दिया गया मैप है ये होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा। ठीक, देखते हैं। Some basic properties. इसमें अगर जो पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो जो होमोमॉर्फिज्म होता है वो दो ग्रुप्स के बीच में होता है। तो मान लेते हैं, पहले डिफाइन कर देते हैं, लेट F फ्रॉम G1 to G2 बी अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। अब G1 की बात होगी तो वो अंडरस्टूड होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए कि वहाँ पर ऑपरेशन O1 काम करेगा और G2 में O2 काम करेगा। बी अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ठीक, ये हमने मान लिया। देन फर्स्ट प्रॉपर्टी कि ये जो F होगा वो G1 की आइडेंटिटी है। अगर मान ली G1 की आइडेंटिटी E1 है और G2 की E2 है, तो कोई भी होमोमॉर्फिज्म होगा तो वो लेफ्ट हैंड साइड की आइडेंटिटी को सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड की आइडेंटिटी पर ही मैप करेगा और कहीं नहीं मैप करेगा। तो F ऑफ E1 क्या आना चाहिए, E2, जहाँ पर E1 क्या है, इज आइडेंटिटी ऑफ G1 एंड E2 इज आइडेंटिटी ऑफ G2। ठीक, तो आइडेंटिटी सिर्फ आइडेंटिटी पर ही मैप होगी और कहीं नहीं मैप होगी। जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर हम किसी एलिमेंट A को लें G1 में और उसके इन्वर्स की इमेज निकालना चाहें, क्योंकि A इन्वर्स भी G1 में ही होगा, तो ये कहता है कि ऐसा ना करके हम पहले A की इमेज निकाल लें। तो A की इमेज FA G2 में होगी और FA की इन्वर्स हम G2 में निकाल लें तो FA इन्वर्स का मैप क्या हो जाएगा, FA का होल इन्वर्स। ठीक, तो ये एक तरीका है निकालने का। फॉर ऑल, ये हर एक A के लिए ट्रू है। ऐसी ही प्रॉपर्टी को जनरलाइज किया जा सकता है। इन जनरल कोई भी पावर में n हो, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी, तो ये पावर ऊपर चली जाती है। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G1। अब यहाँ पर ये ऊपर वाला सेकंड हमारा थ्योरम ये पर्टिकुलर केस बन जाएगा, क्योंकि बाद में हम लोग इसे दिखा देंगे कि ये हर एक n के लिए ट्रू है, वो चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या 0 हो। और इसी बात को और जनरलाइज कर दिया जाए तो मान लीजिए इधर बहुत सारे एलिमेंट हैं, मान लीजिए A1 की पावर N1, O1, A2 की पावर N2, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं इधर, AR की पावर NR। तो F क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, FA1 की पावर N1, फिर O2 आ जाएगा, FA2 की पावर N2,
एंड सो ऑन O2 ऐसे ही बढ़ता जाएगा और यहाँ पर ऑपरेशंस O1 होंगे क्योंकि एलिमेंट्स G1 के हैं। लास्ट में क्या आ जाएगा, f ऑफ AR की पावर NR। ठीक, इसी का जनरलाइजेशन है कि अगर मान लीजिए कई सारे एलिमेंट्स एक साथ F उन पर ऑपरेट हो रहा है तो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। चलिए 1 बाई 1 इसका प्रूफ देख लेते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बारी बारी से हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक, पहले हम लोग क्या दिखाएंगे कि जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी पर ही मैप होगी और कहीं नहीं जाएगी। तो प्रूफ 1 क्या प्रूफ करना है, दैट आइडेंटिटी विल गो टू आइडेंटिटी, नो एरर्स। अब बात को ध्यान से समझिए। f ऑफ E1 है, f ऑफ E1 को हम f ऑफ E1 O1 E1 भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि E1 आइडेंटिटी है, E1 E1 से कंपोज करेगा तो E1 ही रह जाएगा। बट f हमारा होमोमॉर्फिज्म है और होमोमॉर्फिज्म की डिफिनीशन से क्या हो जाएगा, f दोनों एलिमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, f ऑफ E1 O2 f ऑफ E1, a और b दोनों की जगह पर E1 है, लेकिन f तो होमोमॉर्फिज्म है तो उसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ऐसा क्यों हुआ, सिंस f इज अ होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म होने की वजह से हुआ। अब देखिए तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, f ऑफ E1 इक्वल्स टू f ऑफ E1 O2 f ऑफ E1। अब जो f ऑफ E1 है लेफ्ट हैंड साइड वाला, f अगर किसी एलिमेंट पर ऑपरेट हो गया तो वो G2 में आ जाएगा और G2 की जो आइडेंटिटी है वो E2 है, तो इसमें E2 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज G2 इज आइडेंटिटी ऑफ G2 एंड f ऑफ E1 इज एलिमेंट ऑफ G2। बट नाउ दीज आर एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स आर फ्रॉम G2 and G2 is a group and in a group cancellation law holds, so we can cancel it from right cancellation, from right cancellation law, from right cancellation law। ठीक, तो बचा क्या है, f ऑफ E1 बराबर E2 बचा, f ऑफ E1 बराबर E2 बचा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आइडेंटिटी हमेशा आइडेंटिटी पर ही जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रूफ देखते हैं। सेकंड, हमें क्या दिखाना है कि जो f होगा वो a के इन्वर्स को कहाँ ले जाएगा, fa के होल इन्वर्स पर ले जाएगा। ठीक, ये हमें प्रूफ करना है। अब फिर से आप ध्यान से देखिए, E2 क्या है, G2 की आइडेंटिटी है और हमें ये पता है कि E1 हमेशा कहाँ जाएगा, E2 पर जाएगा बाय दिस प्रॉपर्टी। अब E1 को हम कैसे लिख सकते हैं, E1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज A/O1 A इनवर्स, ए को उसके इन्वर्स से ऑपरेट कराएंगे तो आइडेंटिटी ही आएगा और एलिमेंट G1 का है तो आइडेंटिटी भी G1 की आएगी, मतलब E1 आएगी। बट F क्या है, होमोमॉर्फिज्म है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये FA O2 FA इन्वर्स आ जाएगा। ड्यू सिंस ऐसा क्यों हुआ, सिंस F इज होमोमॉर्फिज्म, सिंस F इज होमोमॉर्फिज्म। अब देखिए क्या आ गया, FA O2 FA इनवर्स बिकम्स E2। अच्छा, अब अगर A को हम इधर कर देते, A इनवर्स को इधर कर देते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे ही हमको क्या मिल जाता, सिमिलरली FA इनवर्स O2 FA बराबर E2 मिल जाता। अब आप ध्यान से देखिए कि क्या हो रहा है, FA में राइट से लग रहा है तब भी आइडेंटिटी आ रही है
और एफ ए में लेफ्ट से ये एलिमेंट लग रहा है तब भी आइडेंटिटी आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो एफ ए का इन्वर्स है वो एफ ए इन्वर्स है। भाई अगर ए ओ बी क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, और बी ओ ए भी क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, तो ए का इन्वर्स क्या हो जाता है, बी हो जाता है। तो ए की जगह पर एफ ए है, बी की जगह पर एफ ए इन्वर्स है, काम वही हो रहा है। इसका मतलब क्या, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 एफ ए का इन्वर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, एफ ए इन्वर्स हो जाएगा। यही तो प्रूव करना था, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू G1। ठीक, तो बात समझना था बस आपको, टेक्निकल पॉइंट था। तीसरा प्रूफ, चलिए तीसरा थोड़ा सा कई केसेस हैं तो उसको अलग कर लेते हैं। Third property, we have to show that f a to the power n equals to f a whole power n। ठीक, ये हमें दिखाना है। अब यहाँ पर डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ n तीन केसेस बनेंगे। when n is 0 और we can say if n is 0। अगर n 0 है तो क्या हो जाएगा, ये एफ ए की पावर 0 हो जाएगी। दैट मीन्स किसी की पावर 0 हमने इंटीग्रल पावर में डिफाइन किया था, इसको आइडेंटिटी कहा जाएगा। और ए G1 का एलिमेंट है तो आइडेंटिटी भी G1 की होगी। और हमें पता है कि E1 कहाँ जाता है, E2 पर जाता है। बात ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड था जो हमें प्रूव करना था। राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, एफ ए की होल पावर 0 और एफ ए G2 का मेंबर है तो G2 की आइडेंटिटी आएगी E2। तो LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। ठीक, तो n बराबर 0 के केस में बहुत ही सिंपल सा प्रूफ हो गया। नाउ इफ n इज पॉजिटिव, ध्यान रहे n जो है वो इंटीग्रल एलिमेंट्स है, फ्रैक्शनल नहीं है। मीन्स 1 2 3 -1 -2 -3 मीन्स 0 नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स मीन्स n इज इंटीजर। हम यहाँ पर कर सकते हैं n इज इंटीजर। ठीक, तो 0 के केस में दिखा दिया, पॉजिटिव के केस में दिखा देंगे और नेगेटिव के केस में दिखा देंगे तो पूरे z के लिए प्रूव हो जाएगा। अब मान लीजिए n हमारा पॉजिटिव है, देन ठीक, तो कंसीडर कर लेते हैं एफ ए की पावर n। अब अगर n पॉजिटिव है तो a की पावर n का हमने आपको मीनिंग बताया था जब इंटीग्रल पावर डिफाइन कर रहे थे। मीन्स a को n टाइम्स कंपोज करना है। मीन्स ये और कुछ नहीं लिखा है, a कितने टाइम्स, n टाइम्स। a हैज़ बिन कंपोज्ड n टाइम्स, तब जाके a की पावर n हमें मिला होगा। ठीक, अब f क्या है, होमोमॉर्फिज्म है तो ये f हर एक a के पास चला जाएगा तो f a की पावर n क्या आ जाएगा, एफ ए O2 एफ ए O2 so on O2 एफ ए। हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, बिकॉज द नंबर ऑफ a इज n टाइम्स हो गया। अब एफ ए जो है वो G2 का एलिमेंट है और एफ ए n टाइम्स आपस में कंपोज हो रहे हैं तो इंटीग्रल पावर की डिफिनीशन से ये क्या हो जाएगा, एफ ए की पावर n हो जाएगा। तो n पॉजिटिव के लिए भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। अब अगर मान लेते हैं कि n नेगेटिव हो, एफ n इज नेगेटिव, तो ध्यान दीजिए एफ ए की पावर -n क्या हो जाएगा, माइनस, अगर n नेगेटिव है तो -n क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर ये ला लग सकता है। मीन्स ये क्या आ जाएगा, एफ ए
अच्छा चलिए इसको ऐसे ही ले लेते हैं। तो ए की पावर माइनस एन का मतलब क्या होता है, ए इनवर्स ओवन ए इनवर्स ओवन ए इनवर्स हाउ मेनी टाइम्स, एन टाइम्स, ठीक, हाउ मेनी टाइम्स, एन टाइम्स। तो और आगे क्या हो जाएगा, अब ये एफ जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बस इसी में आपको इधर उधर करना है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है। तो अब ये फिर से एन टाइम्स हैं, एन टाइम्स ही है, तो क्या आ जाएगा ये एफ ए इनवर्स की पावर एन आ जाएगा, ठीक। अब क्या होता है, एफ ए इनवर्स को हमने क्या प्रूव कर दिया है सेकेंड वाले में, एफ ए का होल इनवर्स और ये पावर एन, अब ये क्या हो जाएगा एफ ए की पावर माइनस एन। तो नेगेटिव के केस में भी बात प्रूव हो गई, नेगेटिव के केस में भी बात सिद्ध हो गई। तो ठीक है, मीन्स क्या हुआ कि अगर कोई भी पावर हम देखते हैं तो काम हमारा हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। या यहाँ पर इनको लेस देन ज़ीरो ना लेके पॉजिटिव ही रहने देते हैं, ठीक, तब भी ये काम तो करेगा ही। मीन्स इन जनरल ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए काम कर जाएगा, ठीक। बस इंटीग्रल पावर की डिफिनीशन आपको पता होनी चाहिए क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसके बाद वाली जो प्रॉपर्टी थी उसे लेफ्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, क्योंकि क्वाइट ऑब्वियस है। बस तीसरी वाली प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जो एलिमेंट्स अंदर हैं एफ सब के पास चला जाएगा, फिर सब के पास हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो अल्टीमेटली जो प्रूव करना है 2 ही लाइन में आ जाएगा। तो आप उसे एक्सरसाइज समझे कर लीजिएगा। अब इसके बाद 2 और इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं डायरेक्टली होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड। पहला तो ये है कि अगर हमारे पास 2 होमोमॉर्फिज्म्स हों, मान लीजिए एफ G1 से G2 में है और एक दूसरा होमोमॉर्फिज्म जो G है वो G2 से G3 में है, तो उनका कंपोजिशन भी होमोमॉर्फिज्म होगा। ये बात हमें प्रूव करनी है। सो वी कैन स्टेट इट इन दिस मैनर दैट composition of homomorphism is also a homomorphism। ये बात हमें प्रूव करनी है। तो इसके लिए हमें 2 होमोमॉर्फिज्म्स लेने पड़ेंगे, तो ले लेते हैं। लेट f from G1 to G2 एंड G from G2 to G3। ये बात आप फिर से ध्यान रखिएगा, G1 के साथ O1, G2 के साथ O2 एंड G3 के साथ O3 काम करेगा। Be any two homomorphism, now the composition में पहले मैप कहते हैं, होमोमॉर्फिज्म दिखा देंगे तो होमोमॉर्फिज्म प्रूव हो जाएगा। कंपोजिशन मैप कहाँ से कहाँ होगा, एफ कंपोजिट G ये G1 से G3 में हो जाएगा, ठीक। इसे ही हमें दिखाना है कि ये भी होमोमॉर्फिज्म होगा। तो यहाँ पर हमें 2 एलिमेंट लेना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि जो फॉग है वो गॉफ है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी दोनों पर। तो ले लेते हैं लेट ए बी बिलोंग्स टू G1, ठीक। नाउ कंसीडर, अब कंडीशन चेक करते हैं होमोमॉर्फिज्म की।
एफ कंपोजिट जी ऑफ A O1B। ठीक, तो कंपोजिशन की डिफिनीशन से ये क्या हो जाता है, जी ऑफ एफ ऑफ A O1B बाय डिफिनीशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैप्स। अब एफ क्या है, एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म, तो एफ अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ऐसा क्यों हुआ, सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक, ये मिल गया हमें। अब जी भी क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, तो ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, जी भी डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। तो एफ कंपोजिट जी A O1B हमें क्या मिल जाएगा, दिस विल बी जी ऑफ एफ ऑफ ए, और ये O2 है। अब जी लगेगा तो G3 में जाएगा, यहाँ पर एलिमेंट आएगा, तो अब जो ऑपरेशन काम करेगा वो O3 काम करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी, और ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, एफ कंपोजिट जी ऑफ A O3 एफ कंपोजिट जी ऑफ बी। ठीक, तो जो एफ कंपोजिट जी था वो ए और बी पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मीन्स वो क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया। दस एफ कंपोजिट जी इज होमोमॉर्फिज्म। यही हमें प्रूव करना था। अगला थ्योरम पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट थ्योरम जो है वो कहता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई होमोमॉर्फिज्म ना हो कि आइसोमॉर्फिज्म है, मीन्स होमोमॉर्फिज्म प्लस बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव होने से क्या होता है कि मैप का इन्वर्स मैप हमें मिलने लगता है। तो थ्योरम ये कहता है कि अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो उसका इन्वर्स भी आइसोमॉर्फिज्म होगा। यही हमें प्रूव करना है। थ्योरम, inverse of a isomorphism is also an isomorphism. Inverse of an isomorphism is also an isomorphism. ये भी isomorphism होगा। प्रूफ, तो कोई आइसोमॉर्फिज्म ले लिया जाए, चलिए ले लेते हैं। लेट एफ फ्रॉम G1 to G2, लेट एफ फ्रॉम G1 to G2 बी ए आइसोमॉर्फिज्म। कोई भी एक आइसोमॉर्फिज्म है हमारे पास, ठीक, दैट इज, इसका मतलब क्या है, एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एंड बाइजेक्टिव मैप, यही मतलब होता है। और ये बाइजेक्टिविटी जो है ये इनवर्स के एग्जिस्टेंस को अश्योर कर देगा। नाउ सिंस एफ इज बाइजेक्टिव, सो एफ इनवर्स फ्रॉम G2 to G1 एग्जिस्ट। पहले एग्जिस्टेंस हमने दिखा दी, अब दिखाना है कि ये जो एफ इनवर्स होगा ये क्या हो जाएगा, ये भी होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। तो इसको दिखाने के लिए इसके डोमेन में दो एलिमेंट हमें लेने पड़ेंगे, तो ले लेते हैं। लेट C, D बिलोंग्स टू G2। C और D मान लिया G2 में बिलोंग कर रहा है, तो हमें क्या दिखाना होगा, एफ इनवर्स ऑफ CO2D विल बी इक्वल्स टू एफ इनवर्स CO2O1 एफ इनवर्स D ना। इसको एक बार यहाँ पर देख लीजिए। एफ इनवर्स को होमोमॉर्फिज्म दिखाना है तो क्या दिखाना होगा, CO2D बराबर क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एफ इनवर्स C और ऑपरेशन यहाँ वाला आएगा O1 एफ इनवर्स D। ये हमें दिखाना पड़ेगा।
ठीक, तो C और D G2 के एलिमेंट हैं, मीन्स यहाँ पर हैं तो यहाँ भी होंगे क्योंकि G2 वही सेम वाला है, और F हमारा बाइजेक्टिव मैप है तो ऑन2 भी होगा, मीन्स G2 के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हमें G1 में मिलेगी। नाउ सिंस F is onto, so there will exist A and B of G1 such that G1 के दो एलिमेंट A और B मिलेंगे कि वो क्या होंगे, C और D के प्री इमेज होंगे, मीन्स FA will be equals to C and FB equals to D। ठीक, C और D का हमें एक और एक्सप्रेशन मिल गया, FA और FB। अब कंसीडर कर लेते हैं जो हमें दिखाना है। नाउ F इनवर्स CO2D, चलिए अब F इनवर्स की जगह पर हम F इनवर्स C की जगह पर क्या लिख सकते हैं, FaO2, D की जगह पर FB। बात ठीक है। चलिए अब F क्या है, होमोमॉर्फिज्म है तो F डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है तो F बाहर भी निकल सकता है, तो F इनवर्स ये क्या हो जाएगा, FaO1B। ऐसा क्यों हुआ, सिंस F इज होमोमॉर्फिज्म, इधर ना दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान दीजिएगा, सिंस F इज होमोमॉर्फिज्म यही लिखा हुआ है। तो अब F से F कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, AO1B, एंड A1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से A की वैल्यू क्या है, F इनवर्स C O1, और B की वैल्यू क्या है, F इनवर्स D। ठीक, तो यही हमें प्रूव करना था फॉर ऑल CD बिलोंग्स टू G2। ठीक, तो इस लेक्चर में हमने देखा कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी को हमने देखा, फिर ये देखा कि अगर कोई दो होमोमॉर्फिज्म्स दिए हुए हों और ऐसे हों कि जिनका कंपोजिशन निकालना पॉसिबल हो तो कंपोजिशन मैप भी होमोमॉर्फिज्म हो जाता है। और ये जो इम्पोर्टेंट था इसको भी हमने देखा कि अगर कोई आइसोमॉर्फिज्म है तो उसका इन्वर्स मिलेगा, और इन्वर्स भी क्या होगा, वो भी एक आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। ठीक, अच्छा यहाँ पर हमने सिर्फ F इनवर्स को होमोमॉर्फिज्म दिखा दिया, आपको पता ही है कि अगर F इन्वर्टिबल है तो F इनवर्स भी इन्वर्टिबल होता है, तो F इनवर्स इन्वर्टिबल है तो F इनवर्स बाइजेक्टिव होगा, और बाइजेक्टिव प्लस होमोमॉर्फिज्म क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। thus F इनवर्स इज एन आइसोमॉर्फिज्म। ठीक, क्योंकि इसकी बाइजेक्टिविटी अपने आप आ गई, क्योंकि F बाइजेक्टिव है तो F इनवर्स मिल रहा है, F इनवर्स का इनवर्स F होगा, मीन्स F इनवर्स भी इन्वर्टिबल है तो ऑटोमेटिक वो बाइजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, अब हम लोगों को क्या देखना है कि बहुत सारे होमोमॉर्फिज्म्स के, दो ग्रुप के बीच में होमोमॉर्फिज्म्स के एग्जाम्पल्स को डिस्कस करना है, तो एक बड़ी लिस्ट है, तो आराम से हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, इसमें बस करते हैं।